नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है जिलाध्यक्षों का इंतजार, दावेदार हो रहे बेकरार। पूरा विषय समझने के लिए पहले ये स्पेशल रिपोर्ट हम देखेंगे बंसल न्यूज़ की और उसके बाद फिर मेहमानों के साथ डिबेट की तरफ चलेंगे। तो पहले देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट कि क्या है इंतजार और क्यों है दावेदार बेकरार। 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वक्त है बदलाव का नारा देने वाली कांग्रेस अब 2025 में पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाली है। नए जिलाध्यक्षों को लेकर ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट के बाद दिल्ली में बैठक हो चुकी है। भोपाल में भी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हो चुकी है। रायशुमारी के सारे पैमाने पूरे हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो सब कुछ तय भी हो चुका है, बस लिस्ट जारी होने का ही इंतजार है। लेकिन ये इंतजार धीरे धीरे लंबा होता जा रहा है। नामों की घोषणा की बाट जो रहे, दावेदार बेकरार हो रहे हैं। तो बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बीजेपी ने बयान में लपेटकर गुटबाजी वाली गोली फिर से चलाई है। जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट इन्होंने अपने जिलाध्यक्षों को घोषित करने के लिए मंगाई थी, वो स्वयं अपने आप में संदेह के घेरे में आ गई है। और असली माहौल तो तब शुरू होगा जब ये जिलाध्यक्षों की सूची आएगी, तब मालूम पड़ेगा कि कौन किस गुट का है, कितने फुट अव्वल हो रहे हैं, कहाँ पर किसके पुतले जलाए जा रहे हैं। तो ये जो शांति है, ये आने वाले भूचाल से पहले का इंतज़ार है। बाकी होना वही है, कांग्रेस में चलेगा तो सिर्फ परिवारवाद और गुटबाजी। 2028 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से कांग्रेस इस बार जिलाध्यक्षों का चयन रणनीति के साथ करना चाहती है। इसी कवायद में हाईकमान ने सारे सूत्र अपने हाथ में रखे हैं। कांग्रेस ने पहली बार जिलाध्यक्षों के चयन के लिए संगठन सृजन अभियान चलाया, जिसकी मॉनिटरिंग दिल्ली से ही हुई। कांग्रेस का कहना है कि इस बार जो नाम सामने आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। हाँ, सूची जल्दी आ रही है और हमारे दिल्ली के राज्य के जो पर्यवेक्षक गए थे, उन्होंने जो लोगों से वहाँ बात की, जो पब्लिक परसेप्शन का आकलन किया, उसके आधार पर बहुत नए लोगों को भी अवसर संगठन में मिलेगा। और एक पूरी कांग्रेस के अंदर जो बहुत दिनों से डेमोक्रेटिक स्पेस का इंक्रोचमेंट था, वो अवसर नए लोगों को मिल जाएगा। 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिहाज से कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का चयन इस बार अहम माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने पहले से ही तय कर दिया था कि जिलाध्यक्षों को इस बार ज्यादा पावर दी जाएगी। टिकट चयन में कांग्रेस जिलाध्यक्ष का रोल अहम होगा। इसके साथ ही जिलाध्यक्षों की उम्र भी 50 से ज्यादा नहीं होने की बात सामने आई है। ऐसे में राजनीतिक जानकारों की नजरें भी एमपी कांग्रेस के जिलाध्यक्षों पर टिकी है। राहुल गांधी की मंशा है कि 2028 की चुनावी लड़ाई से पहले कांग्रेस के संगठन में धार और रफ्तार दोनों हो। पहले कहा जा रहा था कि नए जिलाध्यक्ष 15 अगस्त पर झंडा वंदन कर सकते हैं, लेकिन अब ये संभव नहीं लगता। अब सवाल यही है कि तारीख पर तारीख का दौर कब खत्म होगा और कब पटवारी के नए साथी प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने हाथ से हाथ मिलाएंगे। राजनीति में कई चीज़ें बड़ी मुश्किल पैदा कर देती हैं, जो होती बड़ी सरल है। जिसमें एक चीज़ होती है हमारे माननीय नेतागण की जिह्वा, उनकी वाणी, उनकी जुबान। एक मजा हुआ राजनेता आज भी ये कहता है, सही समय आने पर सब कुछ आपके सामने होगा। लेकिन आप कह देते हैं 15 अगस्त को झंडा भी फहरा सकते हैं। अब ये आपने एक खबर तो दे दी, एक सुर्खी तो बन गई खबर की, 15 अगस्त तक नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस के झंडा वंदन कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो पाया, क्योंकि राजनीति की प्रायोरिटी बहुत अलग अलग होती है। इसमें कोई त्रुटि नहीं है किसी राजनीतिक दल की कि उसने बड़ी गलती कर दी कि 15 अगस्त बोला और 15 अगस्त को नहीं हुआ। लेकिन एक सवाल पूछा जाने लगता है कि क्या भैया कोई दिक्कत है क्या, कठिनाई है क्या? तो बेहतर यही क्यों नहीं हो कि ऐसे सवालों के उत्तर जैसे मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी के हों, किसी भी राज्य के हों, उनसे जब कैबिनेट विस्तार के बारे में पूछा जाता है तो एक यही उत्तर आता है, सही समय आने पर बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हम तैयार हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सब आपके सामने होगा। और ये कह के वो अपना पल्ला झाड़ के शायद 2-2 साल, मैंने खुद अब एक पत्रकार के तौर पर देखा है कि 2-2 साल मैंने
मुख्यमंत्री से ये उत्तर सुना है कि कैबिनेट विस्तार होने वाला है। बरा हमारे सवाल देख लीजिए, कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची कब आएगी? क्या इससे चुनावी समीकरण बदलेंगे? क्या कांग्रेस इस बार गुटबाजी से ऊपर उठकर जिलाध्यक्षों का चयन कर पाएगी? क्या जिलाध्यक्षों को ज़्यादा पावर देना राहुल गांधी और कांग्रेस की नई रणनीति है? जाहिर तौर पर है ही। हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलिए। आज हमारी बड़ी प्रसन्नता है कि विंध्य की वाणी शंकर लाल तिवारी जी, वरिष्ठ बीजेपी लीडर और पूर्व विधायक हमारे साथ हैं, जिनका एक अलग अंदाज है बात को कहने का, मर्यादा भी है और देखन में छोटन लगे घाव करें गंभीर। बहुत प्रणाम है आपका आशीर्वाद है शरद जी। सर आपको जी प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अजीत भदौरिया जी हैं जो ग्वालियर चंबल की वाणी हैं, उनको भी प्रणाम है। वो भी अपनी लपलपाती हुई आक्रामक शैली में अपनी बात कहने के हामी और धनी हैं, उनका बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। गुप्ता जी को नमस्कार जी नमस्कार तिवारी जी। जी भैया भदौरिया जी। तिवारी जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों बाद हम लोग स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। वाह वाह, और बड़ी भव्य लग रही है। ये मैं समग्र रूप से स्क्रीन को देख पा रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत दिव्य और भव्य लग रही है आज की स्क्रीन। दिनेश जी, पहला सवाल आप ही से। आमतौर पर जो हम देखते थे वरिष्ठ पीढ़ी के राजनेताओं को, तो यही उत्तर आ जाता था जिसका जिक्र हमने पहले भी किया कि सही समय पर आपको सही उत्तर मिल जाएगा। अब तारीखें भी बता दी जाती हैं, कई बार तो ये दावे कर दिए जाते हैं, ये देख लीजिएगा, प्रमाण है हमारे पास ये है, हम तो करने जा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, और फिर चुनौतियां आ जाती हैं। हालांकि किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये कोई विषय ऐसा नहीं है कि उसके लिए बड़ी मुश्किल हो गई कि आप नहीं कर पा रहे हो। समय लगता है, समायोजन होते हैं, एडजस्टमेंट्स होते हैं, कई तरह के दबाव होते हैं। कैसे देखते हैं आप कि 15 अगस्त इंतज़ार अभी बाकी है? जी शरद जी, राजनीति में कोई भी तारीख इसलिए नहीं चलती कि वो अनिश्चितता वाला एक जो है पूरा एक प्रोफेशन है, और जो तारीखों पर चलते हैं इस प्रोफेशन में वो अक्सर मात खा जाते हैं। आप देखेंगे और कांग्रेस में तो क्या, ये सभी राजनीतिक दलों में होता है, बहुत कम होता है जब एक चुनाव के समय आप नॉमिनेशन का छोड़ दीजिए कि नॉमिनेशन की लास्ट डेट आ गई है और आपको लास्ट मोमेंट पर कैंडिडेट घोषित करना है तो ही घोषित करते हैं, अन्यथा उसको भी वो टालने की कोशिश करते हैं। तो आप कांग्रेस में आप देखिए ना कि कभी भी तय तारीखों पर कुछ नहीं होता, तय रोड मैप के अनुसार कभी कुछ नहीं हो पाता। जो मुद्दे होते हैं, मुद्दे के हिसाब से प्राथमिकता तय होती है। आज कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता मध्य प्रदेश या उसमें नियुक्त किए जाने वाले जिला अध्यक्ष नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर पर जिस एजेंडे को लेके चल रही है वो उसकी प्राथमिकता है। और उस प्राथमिकता के अलावा वो कोई और चीज सुनने नहीं चाहते। उन्होंने जिस तरह का मूवमेंट एक खड़ा करने की कोशिश पार्टी की तरफ से की गई है, उसमें किसी को भी इस बात की अभी फुर्सत नहीं है कि वो मध्य प्रदेश के इस पॉलिटिकल अफेयर को देखे और इसकी किसी तारीख को तय करे। हो जाएगा क्योंकि चुनाव के लिए काफी समय है, 2028 में चुनाव होना है, इसके पहले दूसरे राज्यों में चुनाव है। तो मध्य प्रदेश के पहले जो मॉडल था गुजरात, वहां तो वो कर चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश आते आते जो बयार चल रही है, अब उसमें ये मानिए कि किस कब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें एक समन्वय की भी बड़ी आवश्यकता होती है। ये जैसे हम कहते हैं कि वरिष्ठ पीढ़ी और कनिष्ठ पीढ़ी के बीच में संवाद होता है कि पिताजी पुत्र से पूछते हैं जो अभी अभी व्यवसाय संभाल रहा है कि तुमने क्या कमिटमेंट किया कस्टमर से? मैंने 15 अगस्त का कहा है बाबूजी पेमेंट का। चलो अब तुमने कह दिया है तो पूरा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पार्शियल पेमेंट कर देंगे। उसको बोलो 25% का चेक ले जाएगा, लेकिन आगे कमिटमेंट करने के पहले मुझसे बात किया करो। ये समन्वय होना ही चाहिए कि केंद्रीय नेतृत्व भी देखे कि अगर कह दिया है किसी नेता ने या ऐसी बात है तो चलिए एक खेप दे देते हैं 10 जिला अध्यक्षों की, जिससे कि दोनों बातें रह जाएं। तिवारी साहब क्या कहेंगे आप? जी है क्या कि गुप्ता जी ने पूरे विषय को ऐसा गोल गोल कर दिया, और वो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी कभी तारीख पे कोई काम करती नहीं, कभी तारीख और समय पे कोई काम करती नहीं। और मैंने जो सुन रखा है कि यदि समय गंवा दिया
और समय और तारीख पे नहीं पहुंचे तो वारंट भी निकल जाते हैं कोर्टों से। क्या बात है। है ना। और इसलिए कांग्रेस का नज़रिया आपने बताया है, धन्यवाद। पर मुझे कुल इतना कहना है कि कांग्रेस एक्चुअल में, मेरे को जो समझ में आता है, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे आलोचना से कांग्रेस दुबली होने वाली वो पहले ही से, वाह वाह। और जिस स्थिति में है हम सबको मालूम है, विदित है। पर जो संघर्ष होना चाहिए माननीय गुप्ता जी, माननीय भदौरिया जी, वो नहीं हो पा रहा है। और लंबा अंतराल हो गया, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, कहीं भी हो। हालत ये है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी सूबेदारों की और छत्रपों की पार्टी बन के बची है। न जन समर्थन है, न जनता के मुद्दे हैं, और न जनता के सामने इतने विश्वसनीय चेहरे बचे हैं कि वो जनता को आकर्षित कर सके। और इसलिए ये सूची का अटकना जो है, ये कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची अटक गई, उस पर मैं एक ही बात कहूँगा, जे वो दाम, आदरणीय शरद जी बैठे हैं तो मेरी हिम्मत पड़ रही है लाइनें कहने की, जे वो दामा, ये किसी के भी हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं, जे वो दामा हुए हैं चाक ऐसे, तार तार होना जिसे कहते जी जी। फारसी शब्द ही, जे वो दामा हुए हैं चाक ऐसे, अब जो चाहें तो सिल नहीं सकते। आहा, जे वो दामा हुए हैं चाक ऐसे, अब जो चाहें तो सिल नहीं सकते। नातवा इतने हो गए हैं असीर, आजाद हो के भी हिल नहीं सकते। ओहो। एक परिवार की पार्टी। अरे अभी विनती पूर्वक मैं कह रहा हूँ कांग्रेस के मित्रों से कि भैया इतने पर्यवेक्षक भेजे, पर्यवेक्षक भी दिल्ली भोपाल ने भेजे, वरिष्ठ नेताओं की सूची बनी, गए, उनने मेहनत कसरत करी, लोगों से मिले। अब बचा क्या है? छोटी चलनी, बड़ी चलनी, फिर उससे भी छोटी चलनी। नहीं करना है मत करिए, आपकी पार्टी का विषय। बिल्कुल तिवारी साहब, मैं लौटूंगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये लगा कि एक्सप्रेशन का ये तरीका जो अक्सर टीवी डिबेट्स में शोर में गुम हो जाता है, क्या ये तरीका ठीक नहीं है कि एक बहुत ही क्लासिकल शेर सुना हमने, बहुत ही खूबसूरत शेर है जो कि आज़ाद हो के भी हिल नहीं सकते। ये ऐसा नहीं किसी पार्टी का सच है, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी का आरोप है दूसरे पर, ये नहीं है कि कांग्रेस आज़ाद नहीं है, लेकिन आज़ाद होकर भी हिल नहीं सकते। ये हम सबके जीवन में आता है कभी ये प्रसंग। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, अरसे बाद धन्यवाद, मैंने एक एक्सप्रेशन इतना सुना। अजीत जी जवाब दीजिए कि हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और अब कांग्रेस रूपी गंगा से कोई सूची भी, क्षमा सहित दुष्यंत जी, कोई सूची भी निकलनी चाहिए। जी बोलिए। देखिए आदरणीय शरद जी, अभी इतनी पीर नहीं हुई है कि पर्वत से पिघलना चाहिए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के संदर्भ में। जी जी जी। आप देखेंगे कि मैं आपको सबको प्रोसेस मालूम है कि किस तरीके से एआईसीसी के ऑब्जर्वर आए, उन्होंने जिले में 2-2, 3-3 दिन रह के अपनी रिपोर्ट बनाई, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पर्यवेक्षक उनके साथ आए। और आदरणीय शरद जी, जो एआईसीसी के ऑब्जर्वर थे वो केंद्रीय मंत्री, प्रदेश स्तर और पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्तर के लोग थे अन्य राज्यों के। ये आपने सूची के अनुसार देख लिया होगा, आकलन कर लिया होगा। बड़ा गंभीर तरीके से इसका एनालिसिस किया आदरणीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी की मंशा के अनुरूप कांग्रेस पार्टी ने। आप देखेंगे कि 2 राज्यों में ये पर्यवेक्षक लगभग एक साथ भेजे गए थे, हरियाणा और मध्य प्रदेश में। हरियाणा की सूची आदरणीय शरद जी 2 दिन पहले आ गई है। 12 और 13 तारीख को पूरी फाइनल बैठक संगठन सृजन की दिल्ली में मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है। अब किसी भी क्षण ये सूची आ सकती है, और जो भी लोग आएंगे बिल्कुल एकदम से ऐसे लोग आएंगे फिल्टर्ड होके, जो संगठन के लोग होंगे और राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप एक कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। और जिस तरीके से इस देश में सरकारों के द्वारा लोकतंत्र का क्षरण किया जा रहा है, लूटा जा रहा है, जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट का आपने आदेश देखा, पानीपत में आपने देखा सरपंच का चुनाव बदल दिया गया, ईवीएम की गिनती माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कराकर। तो इस तरीके से लोकतंत्र को जो जिस तरीके से लूटा जा रहा है आदरणीय शरद जी, उसको
रोकने का काम करेंगे और जनता की आवाज़ को उठाएंगे। अब आता हूं मैं आदरणीय तिवारी जी की बात पे। तिवारी जी ने कहा कि जब तारीख निकल जाती है तब वारंट निकल जाता है। तो आदरणीय तिवारी जी, आपने बहुत अच्छा कहा। मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की भी 3 बार, मतलब पहले तो जमानती वारंट निकला, फिर गिरफ्तारी वारंट निकला, फिर कुड़की वाला वारंट निकला, आज उसके जो बाद बैठा है खंडेलवाल जी आए, कांग्रेस की भारतीय सूची जनता अटकी जिलाध्यक्षों जी, बस की। एक भाई भदौरिया, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, पर विषय साहिब कांग्रेस की अटकी सूची पर है। आप वैसे मेरा तो आपसे वारंट आग्रह है, माननीय आप सोनिया एक जी मिनट के भी मेरी बात निकले हैं, जमानत पर है, आप चार्ज एक लग मिनट मेरी चुका बात है, पूरी हो जाने वाड्रा दीजिए, के भी मेरी ऊपर प्लीज। है। चलिए उनकी तिवारी बात जी, मेरी पूरी हो बात जाए। होने दी। हाँ जी, प्लीज, बोलिए मैंने बोलिए आपको इंटरप्ट बोलिए नहीं किया, मेरी बात बोलिए होने दी। विषय भटका बोलिए दिया। बोलिए डिस्टर्ब नहीं भदौरिया जी, करेंगे। बोलिए। देखिए, जो कुर्की वारंट जब मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए निकला आदरणीय शरद जी, तब उसमें से परिवारवाद के रूप में हेमंत खंडेलवाल जी निकल कर आए। वो भी काय से आए? परिवारवाद के रूप में। और जहां तक वारंट निकलने की बात कर रहे हैं, अभी भी आदरणीय तिवारी जी समय है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्की चलिए, वारंट मैं निकले विषय ना, पर लौटता हूं। उससे पहले आप इनको सलाह दे दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, चलिए, विषय कि पर वो आते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर दें। तारीख पे तारीख देते हुए 6 महीने से ऊपर समय हो गया। जी। आदरणीय तिवारी मैं जी, जवाब लूंगा थोड़ा इसका, उनको भदौरिया भी साहब। बताइए कि कितने तरीके के मैं वारंट बिल्कुल निकलते हैं। जवाब लूंगा हैं, इसका। तो राष्ट्रीय नेता जी, तो समझे जी। और जल्दी से आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कोई नेता दे, जो जी, दोनों जी। अमित शाह और दिनेश जी। नरेंद्र मोदी की कठपुतली नड्डा जी की तरह नहीं हो, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आदमी। दिनेश जी, मैं दोनों ही पार्टियों के लिए समग्र रूप से सवाल आपको ले चलूंगा, लेकिन आज विषय कांग्रेस का है तो कांग्रेस का ज़्यादा संदर्भ है यहाँ पर, कि नेहरू जी के समय जो कांग्रेस थी कि संसद में खड़े होकर कैबिनेट मंत्री कह देते थे कि नेहरू जी ये तो बहुत अनुचित बात प्रतीत होती है। दिनकर जी 62 के युद्ध में भारत की जो स्थिति थी उस पर एक कविता पढ़ देते हैं संसद में, और नेहरू जी शाम को उनको गरिमा से अपने घर बुलाते हैं। आज सभी राजनीतिक दलों में ये परंपरा हो गई है, कांग्रेस भी अपवाद नहीं, चूंकि यहाँ हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कि अभी भदौरिया साहब ने भी कहा तो राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप, पार्टी कांग्रेस की मंशा के अनुरूप, कांग्रेस क्या चाहती है, कांग्रेस का विस्तार हो, किसी नेता का वो कितने भी बड़े कद का क्यों ना हो, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, लेकिन उसकी मंशा अगर चलेगी तो उसकी मंशा कई बार प्रश्नांकित हो सकती है। लोकतंत्र का वो स्वरूप जो नेहरू जी के समय था वो आज की कांग्रेस में नहीं है, ये सब जानते हैं। इस आंतरिक लोकतंत्र का विकास सभी राजनीतिक दलों को करना पड़ेगा, लेकिन यहां चुनौती कांग्रेस की है। जी जी, देखिए, आंतरिक लोकतंत्र किसी भी राजनीतिक दल का उसे कितना लाभ नुकसान देता है, ये उसके अनुसार भी बहुत सारी चीजें तय होती है। कांग्रेस का जो आंतरिक लोकतंत्र है, हमने देखा कि लोग खुलेआम कुछ भी अपने राय के अनुसार बयान देते थे, और इसका लाभ उनके जो विरोधी राजनीतिक दल जहां जो भी मजबूत रहा उसने भरपूर लाभ उठाया, और कांग्रेस को इसका नुकसान हुआ। अब लक्ष्मण सिंह का उदाहरण मध्य प्रदेश में देख सकते हैं कि उन्होंने खूब आंतरिक लोकतंत्र का हवाला देकर राहुल गांधी को क्या क्या नहीं कहा। लेकिन जब किसी राजनीतिक दल को नुकसान होता है तो उसे अपनी रीति नीति में भी बदलाव करना पड़ता है। अब देखिए, अब वो लोकतंत्र की खूबी तो यही है कि आप खुलकर बातें करें। आप राय देने वाले तो ये भी कह सकते हैं कि जो दल बदल कानून है वो लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने वाला है। यदि जो जनप्रतिनिधि है, जो चुन के आता है, जनता जिसे चुनती है, यदि वो अपनी राय संसद के भीतर नहीं रख सकता, राजनीतिक दल के भीतर नहीं रख सकता, तो फिर ऐसे जनप्रतिनिधि का क्या मतलब। तो हर राजनीतिक दल में कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि आप पार्टी के अनुसार चलिए, दल के अनुसार चलिए, आप जन भावनाओं या जन आवश्यकताओं के अनुसार मत चलिए। तो लोकतंत्र यहीं से कमजोर होना चालू होता है। जो जब आप इस तरह की छूट यदि नहीं होगी जनप्रतिनिधियों को, तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन्हें जनता के साथ और राजनीतिक दलों के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, वो भी उनको कई बार कचोटती है, परेशान करती है। कई तरह के बयान हम देखते हैं कि प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ आते हैं, वो इसी के कारण आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी तिवारी साहब, एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। 6 महीने से ज्यादा हो गया आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन का विषय अटका पड़ा। हालांकि उस स्तर का नहीं हूँ मैं, और आपने आदेश किया, मैं जवाब दूंगा। मैं अभी जरा भदौरिया जी से कहूँ, एक तो आपने मेरा एक डायलॉग
पहले इनसे ले लिया। मुझे खुशी ये हुई कि राहुल जी जब बोले भदौरिया जी तो मुझे अटैक हुआ और मैंने कहा अभी भी ये बात कर रहे हैं। माननीय गुप्ता जी ने कहा था कि इसमें क्या पॉलिटिकल जो स्पेस या क्राइसिस, डेमोक्रेटिक क्राइसिस या स्पेस था वो ठीक करने के लिए ये सब चल रहा है। भदौरिया जी ने कहा कि एक तो कोई पीरा नहीं है अभी, माने पानी सर के ऊपर है कांग्रेस के, पर कांग्रेस का मेरा नेता मेरा छोटा भाई है, उसको लग रहा है कि नहीं कोई अभी पिघलने की ज़रूरत और तेज़ी से बहाव लेने की ज़रूरत ही नहीं। भारत माता की जय, आपका जो मन पड़े सो करो। पर मैं एक बात अभी कहना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी पकड़ की है माननीय शरद जी ने कि आज भी आप ये नहीं बोलते हो कि कांग्रेस के अनुरूप काम करेंगे सारे जिलाध्यक्ष। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके डायलॉग कहीं पार्टी की तरह है ही नहीं है। कंपनी का जैसे कोई अधिकारी होता है तो क्या कंपनी का जो जीएम है उसके आदेश का पालन करेंगे। एक सेकंड बोल लो। हालत ये है भदौरिया जी, न कांग्रेस का यहाँ कुछ है न वहाँ कुछ है। आता हूँ भदौरिया जी, आता हूँ। पर कुल कारण ये है, मैं फिर शरद जी को समर्पित करूँगा और इनके दर्शकों को प्रणाम पूर्वक, बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे हैं। कांग्रेस की जो स्थिति बिगड़ गई जी, आप याद करिए कि पिछले चुनाव के पहले कांग्रेस किस तरह अलग टूटी तो नहीं जी, पर थोड़ा संक्षेप में जल्दी में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी बना ली थी। ये कपिल सिब्बल और ये कितने 24 क्या था फिगर में जल्दी कहना। मैं फिर कह रहा हूं आज इस डिबेट में एक मित्र के नाते तो ले लीजिए 6 महीने अगले चुनाव तक कांग्रेस फिर टूटेगी, कुछ बचा नहीं है वहां। बड़े बूढ़े सिकंदर खींच कर तलवार बैठे हैं और तुम्हें अटखेलियां सूझी अभी पीड़ा ही नहीं हो रही। तुम्हें अटखेलियां सूझी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहां दिल्ली में लोग बेजार बैठे हैं, नहीं तो क्या जरूरत थी इतनी चलनी। अच्छा, आपके अध्यक्ष का विषय कब तक? 6 महीने तो हो गए हैं तिवारी साहब। मेरे अध्यक्ष के विषय पे जो है, एक तो मैंने पहले विनती करी कि मैं अधिकृत नहीं हूँ, पर मुझे पार्टी ने भेजा है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे सामने जो युद्ध का माहौल बन गया, अचानक बना, न वहाँ घटना होती, लोगों के सिंदूर उजड़ते, न उन बंधुओं की हत्या नृशंस करते आतंकवादी, और सारे देश का, मैं सोचता हूँ आपका ये चैनल भी, सारे कांग्रेस के मित्रों। भदौरिया साहब, ये गंभीर बात है, मुझे लगता है आप भी इत्तेफाक करेंगे इससे कि विषय परिस्थितियां जो थी उस समय पूरी उधर चली, उस समय कहाँ ध्यान होना चाहिए। आप बोल लीजिए, वक्त कम है, नहीं तो फिर आप जी। अध्यक्ष का सिंदूर के ऑपरेशन से क्या मतलब है आदरणीय शरद जी? चलिए अब इसको ना लाइए, आज वैसे हम पूर्व संध्या पर बात कर रहे हैं आजादी की ओट में छुप जाते हैं, ये मंदिर की ओट में छुप जाते हैं, ये हिंदू की ओट में छुप जाते हैं, ये मुसलमान की ओट में छुप जाते हैं। सिंदूर ऑपरेशन की इतनी चिंता है आदरणीय तिवारी जी, तो क्यों नहीं वो पहलगांव के आतंकवादी पकड़े गए, जिनने हमारे 26 भाई बहनों को, तुम लोगों को लोकतंत्र के नाम पर जातिवाद सिखाते रहे, सांप्रदायिकता बताते रहे, तुष्टीकरण का इतना अतिरेक किया तुमने कि अब तुम्हारी शक्लों को देख करके लगता है न यहाँ धर्म है, न यहाँ संस्कृत है, और न यहाँ परहित सरिस धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ तुमको पीड़ा नहीं, जनता को तुम्हारी कोई पीड़ा। चलिए जब मन पड़े तब घोषित करना हमारे क्या लेना। चलिए, लेकिन ये सही बात है, सिंदूर का भारतीय जनता पार्टी, ये आज का विषय नहीं है, और आज वैसे भी पूर्व संध्या पर मुझे लगता है कि इस विषय को लेकर हम, मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर सिंदूर, लेकिन भदौरिया साहब, हम आपकी सुनिए निवेदन सुनिए जी। आदरणीय, मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने ट्रेंड बना लिया है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और आप सभी को सबको बधाई, स्वाधीनता दिवस और जन्माष्टमी दोनों की आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेट्रो, नमस्कार।